हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने काव्य भाषा के रूप में अवधी भाषा के विकास पर चर्चा की थी और जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं अवधी भाषा की रचनाओं के, कवियों के, उन पर विस्तृत चर्चा की। वो वीडियो दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम काव्य भाषा के रूप ब्रज भाषा गुजरती है और एक काव्य भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में प्रारंभ हुआ। मध्यकाल में ही ब्रज भाषा का प्रयोग है वो काव्य भाषा के रूप में शुरू हो जाता है, यानी काव्य की जो रचना है वो ब्रज भाषा में होना शुरू हो जाती है। कब? मध्यकाल में। मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। ब्रज भाषा के रूप में सर्वप्रथम जो मध्यकालीन जो कवि हैं वो कृष्ण भक्त कवि हैं, वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। अष्टछाप कवि की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। अष्टछाप कवियों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम ब्रज भाषा के विकास पर ही चर्चा करते हैं। तो अष्टछाप कवि थे, इसमें अष्टछाप में 8 कवि थे और वल्लभाचार्य द्वारा अष्ट से जो छाप कवि है उसकी स्थापना की जाती है, यानी अष्टछाप की स्थापना की जाती है 1565 ईस्वी में। तो वल्लभाचार्य और जो गोस्वामी विट्ठल नाथ के जी थे उनके चार चार शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के भी 4 और विट्ठल नाथ जी के भी 4। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि वो वल्लभाचार्य से संबंधित है या विट्ठल नाथ जी से संबंधित है। अब वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे 4, वो कौन कौन थे? जिसमें सूरदास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी और कुंभन दास जी। इसका देखें सूत्र क्या है दोस्तों, हम भूल जाते हैं 8 कवि हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कवि इधर से उधर चले जाते हैं, विट्ठलनाथ जी की ओर चले जाते हैं, विट्ठलनाथ जी के वल्लभाचार्य जी की ओर चले जाते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम नहीं भूल पाएंगे। कुश पर कृष्ण है, क्या सूत्र है हमारा? कुश पर कृष्ण। वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं कुश पर कृष्ण है। कु से कुंभन दास जी, से सूरदास जी, प्र पे परमानंद दास जी और कृष्ण पे कृष्णदास। कुश पर कृष्ण, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। कुश पर कृष्ण वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। कौन है? कुश पर कृष्ण। कु से कुंभन दास जी, से सूरदास जी, प्र पे परमानंद दास जी और कृष्ण पे कृष्णदास जी। ये 4 शिष्य हो गए किनके? वल्लभाचार्य जी के। अष्टछाप के कवि हैं ये 4 कवि, जो 8 में से 4 हैं ये वल्लभाचार्य जी के। 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब है गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य, इनका सूत्र है गोछी चंद। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी क्या है? गोछी चंद, इनके जो शिष्य हैं। सूत्र के माध्यम से याद कर रहे हैं दोस्तों हम तो गोछी, गो से गोविंद स्वामी, छी से चित स्वामी, फिर चतुर्भुज दास यानी च से चतुर्भुज दास और द से नंद, च के बाद में नद है तो नंददास। गोछी चंद, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास, ये हो गए गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के 4 शिष्य। अब आप इन सूत्रों के 2 सूत्र हमारे सामने हैं। वल्लभाचार्य जी का सूत्र है क्या है? कुश पर कृष्ण और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी का शिष्य है गोछी चंद। ये 8 अष्टछाप के कवि हो गए जिनकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। इनमें से सबसे ज्येष्ठ जो कवि हैं वो है कुंभन दास और कनिष्ठ है नंददास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। इनमें से ज्येष्ठ का नाम लिया जाता है कुंभन दास का और कनिष्ठ का, सबसे छोटे का नाम लिया जाता है वो नंददास का लिया जाता है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान सूरदास जी का है। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। पूरा सूत्र क्या बनता है? कुश पर कृष्ण गोछी चंद है, यानी 8 अगर कवियों को हमें याद करना है, वैसे तो हम चारों कवियों को याद कर लेंगे तो 8 अपने आप हमारे सामने आ जाते हैं, याद हो जाते हैं, हम नहीं भूल पाते हैं। वल्लभाचार्य जी का है कुश पर कृष्ण और
यहाँ पर विट्ठल नाथ जी का है अपने पास गोछी चंद। और अगर हम आठों को एक साथ याद करना चाहते हैं तो कुश पर कृष्ण गोछी चंद है। इसमें चार पहले वाले तो हम ले लेंगे वल्लभाचार्य जी के, चार बाद वाले गोछी चंद वाले ले लेंगे यहाँ पर विट्ठल नाथ जी के, और सूत्रों के माध्यम से हम इनको याद कर लेंगे। अब सूरदास की जो तीन रचनाएं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, जिसमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, जो दृष्टकूट पद इसमें इन्होंने सम्मिलित किए हैं। साहित्य लहरी में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सूरदास जी की तीन रचनाएं जो ब्रज भाषा में रचित हैं, सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत कौन सी रचना में है? सूर सागर में है। सूरदास की कौन सी रचना में भ्रमर गीत है? सूर सागर में है। दृष्टकूट पद हैं वो किस साहित्यिक रचना में सूरदास जी ने सम्मिलित किए हैं? वो साहित्य लहरी में सम्मिलित किए हैं। और ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में रचित है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। नंददास ने भंवर गीत काव्य ग्रंथ की रचना ब्रज भाषा में की है। नंददास जी का भी भंवर गीत है जिसमें इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नंददास की भाषा में अनुप्रासिकता, काव्यात्मकता, चित्रोपमकता एवं लाक्षणिकता उपलब्ध होती है। रसखान की सुजान रसखान प्रेम वाटिका ब्रज भाषा में उपलब्ध है। सुजान रसखान की भी ये रचनाएं हैं, सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका, और ये जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में रची गई हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोस्वामी हित हरिवंश, जिन्होंने हित 84 की रचना ब्रज भाषा में की है। रीतिकालीन ब्रज भाषा के कवि कौन कौन है? रीतिकालीन के अंतर्गत ब्रज भाषा के कवि कौन कौन आते हैं? मुख्य रूप से इन बिहारी का नाम लिया जाता है। घनानंद, केशव, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, गवाल, देव, चिंतामणि। इन कवियों ने रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग करके रचनाएं लिखी। किन किन कवियों ने? बिहारी ने, घनानंद ने, केशव ने, मतीराम ने, सेनापति ने, पद्माकर, गवाल, देव, चिंतामणि। ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण तक होता है। उसके बाद में ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य में होना बंद हो जाता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रमुख ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा की जो रचनाएं होती हैं उसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भी आधुनिक ब्रज भाषा का उत्तम ग्रंथ माना जाता है। खड़ी बोली को काव्य भाषा पद पर प्रतिनिष्ठित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली मानी जाती है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का ब्रज भाषा के संबंध में क्या कथन है, क्या मानना उनका कि ब्रज भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से माना है। कौन किन्होंने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। ब्रज भाषा में ओकारांत यानी ओ से समाप्त शब्द, उनको ओकारांत बोलते हैं, शब्दों की बहुलता है। ओकारांत शब्दों की बहुलता किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ब्रजबुली बंगला भाषा का एक उपरूप है जिसे भ्रमवंश लोग ब्रज भाषा की एक बोली समझ लेते हैं। अपभ्रंश व्याकरण हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित है। अपभ्रंश का जो व्याकरण है वो किसके द्वारा रचित है? हेमचंद्र सूरी के द्वारा। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विशुद्ध प्रयोग 16वीं सदी के प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो जाता है। 1519 ईस्वी में गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा नित्य कीर्तन व्यवस्था के साथ ही ब्रज भाषा काव्य भाषा की रचनाएं अपने शुद्ध रूप में सामने आने लग जाती है। तुलसी ने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वो गीतावली, कवितावली जो है इसमें अवधी भाषा भी हमें देखने को मिलती है। 16वीं सदी में नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र रचना, ये भी ब्रज भाषा में रचा गया है। नावा दास ने भक्तमाल, ये भी ब्रज भाषा में रचित रचना है।
केशव ने रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया ये ब्रज भाषा में रचे गए हैं। पद्माकर रीतिकालीन ब्रज भाषा के अंतिम कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिनका नाम हम ऊपर ले चुके हैं, जो ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं आधुनिक काल में। इसके अतिरिक्त जगन्नाथदास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, ये ब्रज भाषा के सशक्त कवियों में इनका नाम लिया जाता है। दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि आपके इस दोस्त को एक मोटिवेशन मिल सके।